Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is second lecture of some basic concepts of chemistry. In today's lecture, we are going to continue with the topic of separation of mixtures or purification of an impure substance. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. To know more, you can visit our website as well. आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में देखा था, बट आज हम थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे एंड टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। फिल्ट्रेशन हमने देखा है कि केमिकल सब्सटेंस जो है, फिल्ट्रेशन कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा हम बेसिक पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमें पता है जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, एक तो वो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेचर में अगर पाए जाएंगे तो वो इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, नेचर में इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड अगर हम उसे लैब में भी बना रहे हैं, तो लैब में अगर बना रहे हैं तो वो क्रूड फॉर्म में होगा या इम्प्योर फॉर्म में होगा, इम्प्योर फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे दोनों जगह पे हम देख रहे हैं कि केमिकल सब्सटेंस नेचर में पाया जाए या लैब में बनाया जाए, दोनों केसेस में इम्प्योरिटी पाई जा रही है। अब इम्प्योरिटी की अगर हम बात करें, दोनों में हमें क्या दिखाई दे रही है, इम्प्योरिटीज हमें दिखाई दे रही है। इम्प्योरिटीज दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है सोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट एज द मेन सब्सटेंस, मतलब से NaCl, हम कॉमन सॉल्ट बना रहे हैं, सभी के घरों में कॉमन सॉल्ट पाया जाता है, तो NaCl वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो सपोज कुछ ऐसी इंप्योरिटीज है जो NaCl में भी डिसॉल्व, NaCl के साथ साथ वाटर में भी डिसॉल्व हो रही है, तो सोल्यूबल इंप्योरिटीज। हमने देखा एक है सोल्यूबल इंप्योरिटीज और दूसरी होती है इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज। इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज सो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज मतलब क्या होगा कि इंप्योरिटीज आर इनसोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट एज द सब्सटेंस। ठीक है, कि जिस सॉल्वेंट में सब्सटेंस सोल्यूबल है उसमें इंप्योरिटी इनसोल्यूबल रहेगी, से सैंड वाटर। ठीक है, अगर हम वाटर ले रहे हैं, वाटर के अंदर सैंड भी है और उसके अंदर सॉल्ट भी है, हमें पता है सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट सैंड डिसॉल्व होगा क्या? नहीं। तो ऐसे केस में हम इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक फनेल है, यहाँ पे क्या यूज की जा रही है, फनेल यूज की जा रही है। ठीक है, कर देता हूँ इसका। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फनेल है। ठीक है, देन फिल्टर पेपर, ये व्हाइट कलर का हम फिल्टर पेपर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फिल्टर पेपर को कोन के फॉर्म में फोल्ड करके हम फनेल पे रख रहे हैं। एंड देन जो सोल्यूशन है, जो इम्प्योरिटीज के साथ वाला सोल्यूशन है जिसमें इम्प्योरिटीज इनसोल्यूबल है, उसे हमने क्या किया, फिल्टर पेपर में से पास करवाया। तो जो इम्प्योरिटी है वो ऊपर रह जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। ठीक है, सो रिमेंबर, जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज होती है, इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज जो फिल्टर पेपर पे बच जाती है, उन्हें रेसिड्यू कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम? रेसिड्यू, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड जो लिक्विड हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो लिक्विड हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसे कहा जाता है फिल्ट्रेट। लिक्विड को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेट। तो हमें फिल्ट्रेट मिल जाता है। अब इससे NaCl हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम? वाटर को वेपराइज कर देंगे, वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास सॉल्ट ही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इम्प्योरिटी सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। लेकिन फिल्ट्रेशन को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे
देयर इज अ फनेल, एक स्पेशलाइज्ड फनेल हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्पेशल फनेल दिखाई दे रही है, इसे बकनर्स फनेल भी कहा जाता है। ठीक है, सो पोर्सिलेन फनेल होती है, पोर्सिलेन की बनी होती है ये बकनर फनेल। सो पोर्सिलेन की बनी होती है। क्यों पोर्सिलेन की बनी होती है? ताकि ये वैक्यूम, यहाँ पे देखिए हमने एक फ्लास्क लिया है, फ्लास्क पे हमने यहाँ पे अटैच किया एक पाइप, इट इज कनेक्टेड टू वैक्यूम। ये किससे कनेक्टेड है? वैक्यूम से कनेक्टेड है। वैक्यूम सक्शन क्रिएट करेगा, सक्शन क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मोर एफिशिएंट वे में पूरा जो सॉल्वेंट है, जो पूरा फिल्ट्रेट है, हम मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑब्टेन कर पाएंगे एंड इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाएगी। ठीक है, सो इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगाया जाता है जो सर्कुलर फॉर्म में कट किया जाता है एंड उसको इनिशियली मॉइस्ट किया जाता है। फिल्टर पेपर को इनिशियली हम क्या करते हैं? मॉइस्ट करते हैं एंड रखते हैं। ठीक है, देन पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, अभी जो अपने अपने सामने असेंबली देख रहे हो, अगर फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप देख सकते हो फिल्ट्रेट, देखिए कितना केक फॉर्म हो गया है फिल्ट्रेट का, सॉरी रेसिड्यू का केक फॉर्म हो चुका है। दिस इज रेसिड्यू, जो इम्प्यूरिटीज ऊपर बच गई वो हो गया रेसिड्यू। ठीक है, तो रेसिड्यू का केक फॉर्म हो गया है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज फिल्टर पेपर, दिस इज फिल्टर पेपर। ठीक है, सो फिल्टर पेपर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में कट किया जाता है, तो आप देख पा रहे हो पूरा रेसिड्यू केक फॉर्म में हमें मिला है। ठीक है, सो दिस इज बकनर फनेल। तो हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए, या फिर इसे फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन भी कहा जा सकता है, इसके लिए हम बकनर फनेल का यूज करते हैं एंड यहाँ पे साइड ट्यूब से हम अ, एक वैक्यूम पाइप अटैच करते हैं, वैक्यूम से इसे कनेक्ट करते हैं एंड साइड पाइप ऊपर की ओर होता है ताकि फिल्ट्रेट उसमें ना जा पाए। ठीक है, सो आई होप आपको वैक्यूम फिल्ट्रेशन समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज क्रिस्टलाइजेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्रिस्टलाइजेशन कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन जब कभी भी हम लैब में कोई केमिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं या किसी केमिकल को हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। सो सपोज अब इम्प्यूरिटीज भी सोल्यूबल है, इम्प्यूरिटीज कैसी है? सोल्यूबल है, तो ऐसे केस में हम क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से प्योर सॉलिड ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सो क्रूड सॉलिड में से अगर हमें इम्प्यूरिटी रिमूव करनी है, सो हम उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एंड ऐसी इम्प्यूरिटीज जो सोल्यूबल है, ऐसी इम्प्यूरिटीज जो सोल्यूबल है, ठीक है, वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सो सिंपल क्रिस्टलाइजेशन में कुछ बेसिक स्टेप्स होती है। पहली स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने देखा, बट व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बीकर लिया है, बीकर में वाटर है, वाटर में ये सोल्यूट डिसॉल्व कर रहा है, सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है बट हीट करके। ठीक है, क्यों हीट करके डिसॉल्व कर रहा है? क्योंकि हमें पता है सोल्यूबिलिटी जो है, solubility increases with temperature, solubility increases with temperature। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि व्हेन नो मोर सोल्यूट गोज इनटू द सोल्यूशन, हम इस तरीके से सोल्यूशन बनाएंगे कि और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, व्हेन नो मोर सोल्यूट गोज इनटू द सोल्यूशन, सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। ठीक है, कैसा सोल्यूशन बनाया? यहाँ पे हमने हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। सो देन उसके बाद में सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद क्या किया जाता है? हॉट फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप यहाँ पे की जाती है हॉट फिल्ट्रेशन। व्हाट इज हॉट फिल्ट्रेशन और क्यों हॉट फिल्ट्रेशन किया जाना चाहिए? सोचिए, अब हमने हॉट सोल्यूशन लिया, ठीक है, मतलब उसे सैचुरेटेड बनाया, जितना सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता था उतना डिसॉल्व किया। हॉट फिल्ट्रेशन क्यों करेंगे? क्योंकि अगर कोई इंप्यूरिटीज उसमें अनडिसॉल्व फॉर्म में है तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो हॉट फिल्ट्रेशन क्यों किया जाता है? टू रिमूव अनडिसॉल्व इंप्यूरिटी, अनडिसॉल्व
इम्प्यूरिटीज। फिर उसके बाद हम करते हैं कूलिंग ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट क्या होता है? फिल्टर करने के बाद जो सॉल्वेंट बच जाता है, जिसमें हमारा मेन ड्रग जो है या मेन कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट, वो डिसॉल्व फॉर्म में है, तो हम उसे क्या करते हैं? कूल करते हैं। तो थर्ड स्टेप रहता है कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट। कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट। सो फिल्ट्रेट को कूल किया जाता है। फिल्ट्रेट को कूल क्यों किया जाता है? हमने देखा सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर हम कूल करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे वी नो कि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी? डिक्रीज होगी अगर हम टेम्परेचर को भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो इससे क्या होगा? ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, ऑलरेडी हमने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था, बट उसका जब कूलिंग होगा उससे कूल सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। सुपर सैचुरेटेड क्यों? सुपर सैचुरेटेड क्योंकि जो हमारा मेन केमिकल कंपोनेंट था, ठीक है, अब वो कूल होने के वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगी है और वो सॉल्यूशन से बाहर आने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। कूल सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे क्या होने लगेगा? सोल्यूट जो है, सोल्यूट बाहर आएगा, सॉल्यूशन में से बाहर आएगा। सोल्यूट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के फॉर्म में सोल्यूट बाहर आने लगेगा एंड इम्प्यूरिटीज डिसॉल्व स्टेट में ही रहेगी, क्योंकि इम्प्यूरिटीज जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है। इम्प्यूरिटीज स्मॉल क्वांटिटी में होती है तो वो डिसॉल्व फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, एंड इस तरीके से इम्प्यूरिटी डिसॉल्व स्टेट में ही रहेगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पर कूल सोल्यूशन, अब इसे क्या किया है? हॉट सोल्यूशन को कंटेनर में डाल रहे हैं जिसमें थ्रेड है आगे। ठीक है, एंड इसे फिर कूल होने के लिए रख दिया जाएगा। कूल होने के लिए जब रख दिया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ी देर बाद सारे क्रिस्टल्स जो है इससे स्टिक हो जाएंगे थ्रेड से, एंड आप देख सकते हो प्योर फॉर्म में कॉपर सल्फेट हमें मिल जाएगा। दिस इज प्योर कॉपर सल्फेट। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से इम्प्योर फॉर्म से उसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देन समटाइम्स उसे हम फिल्टर भी करते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या किया जाता है? जो क्रिस्टल हमें मिले हैं, ठीक है, उसे हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्रिस्टल्स तैयार हो रहे हैं, वहां पे तो क्रिस्टल्स चिपक गए थे, बट यहाँ पे क्रिस्टल तैयार हुए हैं। तो फोर्थ स्टेप क्या रहेगा? ऐसे क्रिस्टल जो अलग अलग फॉर्म में तैयार हो रहे हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फोर्थ मेथड हमारे पास रहेगा फिल्ट्रेशन। तो इस तरीके से हम फोर स्टेप में फिल्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देर इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कब यूज किया जाता है? कब हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हैं? ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो मिक्स डिसॉल्व स्टेट में ही रहेंगे, ठीक है, तो उनको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी काफी डिफरेंट है एट रूम टेम्परेचर इन अ गिवन सॉल्वेंट, गिवन सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर में अगर उनकी सॉल्युबिलिटी काफी डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है, तब हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, दो सोल्यूट यहाँ पे डिसॉल्व स्टेट में है। कौन से दो सोल्यूट? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। इनकी सोल्यूबिलिटीज में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सोल्यूबिलिटी डिफरेंट रहेगी, एक काफी ज्यादा सोल्यूबल रहेगा और दूसरा लेस सोल्यूबल रहेगा। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज लेस सोल्यूबल। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा है? यहाँ पर लेस सोल्यूबल है। ठीक है, वही पोटेशियम क्लोराइड जो है वो मोर सोल्यूबल है। तो यहाँ पे इसका भी सुपर हम क्या करेंगे? हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद उसका कूलिंग करेंगे। कूलिंग होने के वजह से क्या होने लगेगा? यहाँ पर जो लेस सोल्यूबल है वो पहले क्रिस्टलाइज आउट होगा, जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है वो पहले सोल्यूशन से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक्चुअल पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स है। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से बाहर आने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सॉल्यूशन से ये बाहर आ रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट।
अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स हमें मिल गए, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व स्टेट में ही रहेगा क्योंकि वो सैचुरेट नहीं हुआ है, सॉल्यूशन में और जगह बन गई है क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट तो बाहर आ गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट बाहर आ गया है, तो पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन को फिर से हीट करेंगे, लिक्विड को वेपराइज करेंगे, वेपराइज करके क्या होगा, KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, एंड फिर से उसकी कूलिंग की जाएगी, तो सुपर सैचुरेशन होगा, सुपर सैचुरेशन की वजह से क्रिस्टल्स KCl के भी बाहर आने लगेंगे। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें यहाँ पर K2Cr2O7 के क्रिस्टल्स मिल गए, इसके क्रिस्टल्स मिल गए, तो हम क्या करेंगे, जो मदर लिक्विड है, मदर लिक्विड है, मदर लिक्विड मतलब जो फिल्ट्रेट जो लिक्विड है, उसको हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड बनाएंगे कैसे, बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके। सो सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके हमने कॉन्सेंट्रेट किया, तो वो KCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना, और KCl के सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद, मिलने के बाद हम उसका कूलिंग करेंगे, कूलिंग से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा और KCl बाहर आने लगेगा। सो इस तरीके से फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम अलग अलग सोल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन, लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं, ठीक है, सो डिस्टिलेशन पहले तो हम यूज करते हैं टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सो अगर हम, हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड है, उसको सेपरेट करने के लिए अगर लिक्विड को सेपरेट करना है तो भी हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल, बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी, नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज, या फिर टू लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, सो ऐसे केस में हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। सो इट इन्वॉल्व चीजें, दो फिनोमिना होते हैं। सबसे पहला है वेपराइजेशन, सबसे पहला फिनोमिना जो डिस्टिलेशन में होता है, इट इज वेपराइजेशन, एंड सेकंड वन इज कंडेंसेशन। वेपराइजेशन में क्या किया जाता है, सबसे पहले लिक्विड जो है, लिक्विड को हीट प्रोवाइड की जाती है, हीट प्रोवाइड करने के वजह से उसका कन्वर्जन होता है वेपर्स में। देन सेकंड स्टेप होता है कंडेंसेशन। तो जो वेपर्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, उससे वापस से हमें लिक्विड मिल जाता है। सो ये टू फिनोमेना यहाँ पे होते हैं, पहला वेपराइजेशन, सेकंड वन इज कंडेंसेशन। तो जानते हैं डिस्टिलेशन के बारे में, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे असेंबली देख सकते हो, यहाँ पे यूज किया जा रहा है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसके ऊपर कॉर्क फिटेड है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये ब्राउन कलर का कॉर्क दिखाई दे रहा है, कॉर्क फिटेड है। देन यहाँ पे थर्मोमीटर होता है, एंड थर्मोमीटर कहाँ पे होना चाहिए, साइड ट्यूब, साइड ट्यूब जहां पे शुरू होता है वहां तक थर्मोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए थर्मोमीटर। देन लिक्विड को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। अब यहाँ पे वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगाया जा रहा है कंडेंसर, यहाँ पे है कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, इसमें कंडेंसर के ऊपर आप देख पा रहे हो जैकेट होता है, एक क्या होता है, जैकेट होता है, ग्लास जैकेट। कंडेंसर के ऊपर ग्लास जैकेट होता है, जिसके ऊपर टू आउटलेट है, दिस इज वन आउटलेट, दिस इज सेकेंड आउटलेट। आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पर टू आउटलेट्स आप देख पा रहे हो, इसके थ्रू वाटर सर्कुलेट होता है, कोल्ड वाटर सर्कुलेट होगा, कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर जाएगा एंड जैकेट में सर्कुलेट होके यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों क्यों ये असेंबली होती है, ताकि वेपर्स को वो कूल कर सके। ठीक है, कंडेंसर का काम क्या है, कूलिंग ऑफ वेपर्स। सो कंडेंसर में कूलिंग कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है,
सो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो वायर गेज लगा हुआ है, वायर गेज लगा हुआ है, या फिर समटाइम्स हम वाटर बाथ भी लगाते हैं, कंटेनर रहता है जिसके अंदर हम वाटर लेते हैं और उसके ऊपर ये राउंड बॉटम फ्लास्क रखते हैं। तो ऐसे दो केसेस में हम इसे रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे हम, जैसे कि अगर हमें वो नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटी में से वोलाटाइल लिक्विड को सेपरेट करना है, जो हमने पहला केस देखा था। नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटीज से अगर वोलाटाइल लिक्विड को सेपरेट करना है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, लाइक सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम सलाइन वाटर, बेंजीन फ्रॉम टोलुइन। ठीक है, सो ऐसे केस में हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हीट करने पे वेपर्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। थर्मामीटर बताएगा वेपर का टेम्परेचर कितना है। अगर थर्मामीटर कांस्टेंट रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब सेम टाइप के लिक्विड के वेपर्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, देन वेपर्स यहां से जाएंगे कंडेंसर में से। कंडेंसर में क्योंकि वाटर जैकेट में सर्कुलेट हो रहा है, इसके वजह से वेपर्स का कंडेंसेशन होगा और लिक्विड हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन। देन देर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है? It is used for separation and purification of mixture of two or more miscible liquids having different boiling point. अगर हमें दो लिक्विड को सेपरेट करना है, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस अगर है तो भी सेपरेट कर सकते हैं, कम डिफरेंस है तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो होगा क्या यहाँ पर, ऐसा लिक्विड जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी हीट होगा, उसके वेपर जल्दी फॉर्म होंगे, एंड उसका कंडेंसेशन पहले हो जाएगा एंड वो रिसीवर में कलेक्ट होगा। एंड उसी लिक्विड के वेपर है क्या, ये किससे पता चलेगा? थर्मामीटर से। थर्मामीटर में कांस्टेंट रीडिंग दिखाई देगी। अगर उस लिक्विड के वेपर्स खत्म हो चुके हैं तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर इन थर्मामीटर रेज टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लिक्विड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहला कंटेनर रिसीवर हटा के दूसरा लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा लिक्विड के वेपर जनरेट होना शुरू हो गए। तो ये थर्मामीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। ठीक है, बट अगर दो लिक्विड है जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट काफी क्लोज है, तब हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, हमने पहले केस में देखा था कि यहाँ पर डायरेक्ट कंडेंसर हमने लगा दिया, बट यहाँ पे एक अलग से कॉलम लगाया हुआ है। इस कॉलम को क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे ऑब्स्टेकल बनाए हुए हैं। क्यों ऑब्स्टेकल बनाए हुए हैं? क्योंकि जस्ट ध्यान से सुनिए, ठीक है, दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टेम्परेचर में दोनों के वेपर्स जनरेट होंगे, दोनों के वेपर्स ऊपर जाएंगे, तो इससे दोनों लिक्विड तो सेपरेट नहीं हो रहे हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा रहे हैं, ताकि जब दोनों के वेपर्स जाए तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसके वेपर्स इतने लॉन्ग डिस्टेंस में कूल हो जाए, ताकि ये ऑब्स्टेकल से टकराएंगे एंड हीट का एक्सचेंज होगा एंड उसके वेपर्स वापस से लिक्विड ड्रॉप बन के यहाँ पर गिरने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक ही लिक्विड पहले सेपरेट होगा एंड उसके बाद में जब थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इसका मतलब सेकेंड लिक्विड के वेपर जनरेट होना शुरू हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, ऐसे केस में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम में से ऑयल्स, डीजल ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल एंड अदर नेचुरल गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे हीटेड क्रूड ऑयल अंदर जा रहा है। ठीक है, एंड अलग अलग जोन में टेम्परेचर अलग है। नीचे में अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस से, तो ऊपर में अराउंड इसका टेम्परेचर कम कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कम कम होते जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों? इससे क्या होगा, यहां पर आप देखो, जिसका जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसके वेपर्स नीचे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे यहाँ पे सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 है और इस जोन का टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 350 डिग्री सेल्सियस में ये जो डीजल है, सपोज यहाँ पे डीजल है, सपोज यहाँ पे क्या है, डीजल है, तो डीजल क्या होगा, 350 डिग्री सेल्सियस पे गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगा। देन वो यहाँ से ऊपर जाएगा,
यहाँ पे जाने पे 300 टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, डीजल के वेपर कूल होने लगेंगे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 350 था, तो उसके वेपर्स कूल होने लगेंगे और वो कंडेंस होने लगेगा। तो यहाँ पे हमें डीजल कलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे टेम्परेचर सपोज 250 है, सपोज यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 250 है। सो 250 है तो बचे हुए जो वेपर्स है वो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। एंड सपोज केरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 250, 300 है, कितना है 300, तो केरोसिन के वेपर यहाँ पे कूल होने लगेंगे, यहाँ पे उसके वेपर कूल होंगे और यहाँ से केरोसिन कलेक्ट होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर की ओर जाते रहेगा। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से क्रूड पेट्रोलियम को सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने ये जो बताया आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो डीजल, केरोसिन, नैप्थलीन, पेट्रोल, गैस, ठीक है, तो इन सबको सेपरेट करने के लिए बेसिकली क्रूड पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन, विच टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है। देन इसका एक और एग्जांपल है एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल। सो इनको भी सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन कब यूज किया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। सो ऐसा लिक्विड जिनको उनके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करने पे वो डिकम्पोज होता है, तो उसके लिए तो हम सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करके हम सेपरेशन नहीं कर सकते। सो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, हमें लिक्विड को वेपराइज करना है बिलो इट्स वो बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही। क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट जितना हो जाए तो लिक्विड डिकम्पोज होने लगेगा, वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसे केस में, ऐसे लिक्विड के केस में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं। और क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों वैक्यूम यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम वैक्यूम का यूज करें तो उससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तब हम उसमें और जानेंगे अच्छे से, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के केस में हम डिटेल में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, वैक्यूम के वजह से, वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। मतलब जो उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट जहां पे वो डिकम्पोज हो रहा था, अब उतने हाई टेम्परेचर पे पहुंचाने की जरूरत नहीं है, कम टेम्परेचर में ही लिक्विड वेपराइज होने लगेगा, कम टेम्परेचर में ही वेपराइज होगा, एंड उसको हम सेपरेट कर पाएंगे। तो इसे कहा जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो वैक्यूम डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, ग्लिसेरॉल, ठीक है, ग्लिसेरॉल को हम डिस्टिल करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही हीट करके। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लिसेरॉल को अगर हम अंडर प्रेशर हीट करें तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि ग्लिसरॉल डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ग्लिसरॉल को अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाके हम हीट कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, इसीलिए ग्लिसरॉल के सेपरेशन के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। तो आपको मैं जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू पॉइंट से याद रखने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कब यूज किया जाता है, ठीक है, जानते हैं। सो सपोज हमारे पास दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हमारे पास सपोज गिवन है, ठीक है, इन वाटर, वाटर में मिसिबल है, बेंजोइक एसिड वाटर में मिसिबल है। अब हमें बेंजोइक एसिड को सेपरेट करना है वाटर से, क्योंकि वाटर को वेपराइज करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर लगेगा, उतने हाई टेम्परेचर में बेंजोइक एसिड डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे, सो हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनेल, इसका नाम है सेपरेटिंग फनेल। इसमें हमने यूज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वायस लेयर। आप देख पा रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजोइक एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्वायस सोल्यूशन है उसका। इसके अंदर हम डालेंगे एक सॉल्वेंट। बेंजोइक एसिड की सोल्यूबिलिटी वाटर से ज्यादा बेंजीन में है, किसमें है, बेंजीन में। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया बेंजीन, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, बेंजीन। ठीक है,
अब बेंजीन यूज किया, देन इसे शेक किया जाता है, कम से कम कई आवर्स के लिए किया जाता है, लाइक 2-3 आवर्स के लिए उसे शेक करना पड़ता है, ठीक है, या हाफ एन आवर के लिए शेक करना पड़ता है समटाइम्स, तो डिपेंड करता है अलग अलग सॉल्वेंट के ऊपर। एंड उसके बाद उसे सेट होने के लिए रख दिया जाता है। सेट होने की वजह से क्या होगा, जब उसे अच्छे से शेक कर लिया जाएगा, तब जो बेंजोइक एसिड है वाटर के जगह वो किस में मिसिबल हो जाएगा, बेंजीन में मिसिबल हो जाएगा। बेंजीन में मिसिबल होगा तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर, सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा और एक्वायस लेयर सेपरेट हो जाएगी। देन ये नॉब ओपन करके हम वाटर को सेपरेट कर लेंगे, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, वो सॉल्वेंट हमें मिल जाएगा, सॉल्वेंट जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये सॉल्वेंट वोलाटाइल होने की वजह से कम टेम्परेचर में उसको इवेपोरेट कर सकते हैं, उससे हमें दूसरा केमिकल मिल जाएगा। सो बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कब यूज करते हैं हम, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपाउंड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय शेकिंग विद सुटेबल सॉल्वेंट। ऑलरेडी उसके सोल्यूशन फॉर्म में था कंपाउंड, उसको हमने सुटेबल सॉल्वेंट के साथ क्या किया, शेक किया, तो इस तरीके से हमने सेपरेट किया। सो रिमेंबर द एक्सट्रैक्शन फॉलोज नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्या कहता है, द सॉल्वेंट यूज्ड मस्ट बी इनसोल्यूबल विथ अदर फेज, मतलब यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट यूज किया बेंजीन, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या था, वाटर प्लस बेंजोइक एसिड, वाटर प्लस बेंजोइक एसिड। सो क्या कहा गया है, जो सॉल्वेंट यूज किया ये इमिसिबल होना चाहिए दूसरे सॉल्वेंट से, ठीक है, इट शुड बी इनसोल्यूबल विथ अदर फेज, अदर फेज कौन सा है, वाटर, वाटर के साथ इनसोल्यूबल होना चाहिए, ठीक है। एंड जो दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, जो दूसरा कंपाउंड है शुड बी मोर सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट, और जो दूसरा कंपाउंड है ये सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की हेल्प से सेपरेशन करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, बेंजोइक एसिड को बेंजीन से सेपरेट करने के लिए, देन एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का वाटर में सोल्यूशन है तो उससे हमें आयोडीन सेपरेट करना है, तो हम सॉल्वेंट लेते हैं क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। और फ्लेवर ऑफ टी फ्रॉम टी लीव्स बाय बॉइलिंग विथ वाटर, जो हम चाय बनाते हैं, दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चाय। हम क्या कर रहे हैं, टी लीव्स में से टी का फ्लेवर अलग कर रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ बॉईल करके, यहाँ पे हम शेक नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बॉईल कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हमने एक सॉल्वेंट का यूज किया, वाटर का यूज किया दूसरे केमिकल को सेपरेट करने के लिए। so this is example of solvent extraction. So this is all about today's lecture. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।